नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने अध्याय हमारा 3 है, जिसमें भू आकृतिक प्रदेश आप देखेंगे। ये इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित सवाल रहेंगे हमारे, और हम लोग इस वीडियो में देख कवर करेंगे कि भारत में किस प्रकार के भू आकृतिक प्रदेश पाए जाते हैं, और वहाँ और आपके ये यूपीएससी के लिए, पीसीएस के लिए, आरओ के लिए, यूपी टेट, सी टेट और टीचर से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को आपको ज्ञात करना है। मतलब पश्चिमी तटीय, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आपका, यह एक संकीर्ण पट्टी है। पश्चिमी तटीय जो है भारत की, ये प्रायद्वीपीय भारत में ये वाला पश्चिमी तटीय है और ये वाला भाग पूर्वी तटीय कहलाता है ना। तो यहाँ पे पहली वाली बात बिल्कुल सही है यहाँ पे कि यह एक संकीर्ण पट्टी है। दूसरा, यह निमग्न तटीय मैदान का एक उदाहरण है। यह भी बात बिल्कुल सही है। यह पत्तनों के विकास के लिए प्राकृतिक दशाएं प्रदान करती है। यह भी बात सही है। और इसमें सुविकसित डेल्टा पाए जाते हैं। नहीं, ये गलत बात है। यहाँ पे डेल्टा नहीं पाए जाते। डेल्टा आपके पूर्वी भाग में डेल्टा बनते हैं, न कि पश्चिमी भाग में, है ना। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। 1, 2, 3। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पश्चिमी घाट जो है आपका अरब सागर के तट के बीच निर्मित मैदान को पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं। इसका विस्तार गुजरात के काठियावाड़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक है। मतलब ये आपका यहाँ गुजरात है, गुजरात से यहाँ तमिलनाडु के गुजरात के काठियावाड़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक ये पट्टी पाई जाती है ना। ये पश्चिमी तट वाली। यहाँ पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान की अपेक्षा कम चौड़े अर्थात एक सकरी पट्टी के रूप में है। ये तटीय मैदान जलमग्न या निमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण हैं और अधिक कटापटा होने के कारण पत्तनों के विकास हेतु प्राकृतिक दशाएं प्रदान करते हैं। तो ए ऑप्शन 1, 2, 3 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएंगे। पूर्वी तटीय मैदानों में नदियां द्वारा सुविकसित डेल्टा पाए जाते हैं। पूर्वी भागों में डेल्टा पाए जाते हैं, जबकि पश्चिमी भागों में नदियों द्वारा प्रायः ज्वार नद मुख का निर्माण होता है। पूर्वी भाग में आपके डेल्टा बनते हैं, जबकि आपके पश्चिमी भाग में ज्वार नद पाए जाते हैं, है ना, निर्मित होते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि भारत में पर्वतों के अवस्थापन पर विचार करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम है। आपको दक्षिण से, मतलब आपके पर्वत जो हैं, भारत में पर्वत जो हैं दक्षिण से उत्तर की ओर आपको बताना है कि कौन कौन से पर्वत पाए जाते हैं। पहला आपका ए ऑप्शन है डोडाबेटा, कैलाश या धौलागिरी या विंध्याचल। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, डोडाबेटा, विंध्याचल, धौलागिरी और कैलाश, है ना। ये यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएंगे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। यहाँ देख लीजिए, व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है आपकी, दक्षिण से उत्तर की ओर उपयुक्त पर्वतों का सही क्रम आपका डोडाबेटा है और विंध्याचल है, धौलागिरी है और ये कैलाश है। डोडाबेटा जो है आपकी नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला आपकी केरल में पाई जाती है, केरल तमिलनाडु में ना। यह है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है डोडाबेटा। ये 2633 मीटर है। यह तमिलनाडु में ऊटी के पास पाई जाती है ना। यह कहाँ पाई जाती है डोडाबेटा? ये तमिलनाडु में पाई जाती है और जो है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। विंध्याचल की अगर बात करें, विंध्याचल कहाँ पाया जाता है आपका? यह पर्वत श्रेणी का विस्तार गुजरात से, कहाँ से? गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार तक जाता है। मतलब आपकी बात करें
कि ये अपना भारत है ना, ये भारत से नीलगिरी यहाँ पे गुजरात से गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार से होते हुए ये वाली भाग जो रैंक जो निकलती है वो आपकी कौन सी पर्वत श्रृंखला कहलाती है, आपकी विंध्याचल श्रेणी कहलाती है, तक जाती है। इसे गुजरात में जोवट हिल और बिहार में कैमूर हिल कहते हैं। विंध्याचल श्रेणी के दक्षिण में आपकी नर्मदा नदी घाटी है जो विंध्याचल पर्वत से सतपुड़ा पर्वत से अलग करती है। विंध्याचल को आपके सतपुड़ा पर्वत से अलग करती है कौन सी, विंध्याचल नर्मदा नदी, है ना। और नर्मदा नदी जो है आपकी आपके पश्चिमी भाग में बहती है। धौलागिरी की अगर बात करें, बृहद या महान हिमालय के अंतर्गत नेपाल में धौलागिरी पर्वत चोटी मौजूद है जिसकी ऊंचाई जो है 8,172 मीटर है। धौलागिरी आपसे पूछी जाके कहाँ है तो आप बताएंगे नेपाल में है ना। और कैलाश की अगर बात करें तो यह बृहद महान हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय या परा हिमालय जैसे तिब्बतियन हिमालय के अंतर्गत कैलाश पर्वत श्रेणी आती है आपकी। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, टोंगुप दर्रा जो है भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है, अफगानिस्तान से, आपके चीन से, पाकिस्तान से या म्यांमार से। ये टोंगुप दर्रा जो है आपके म्यांमार से जोड़ता है। टोंगुप दर्रा है ना, ये अपना अगर भारत को अगर ड्रॉ करें तो इस प्रकार से ये अपना भारत है ना, यहाँ से ये अपना भारत मान लीजिए। यहाँ पे ये जो है म्यांमार कहाँ पड़ता है, म्यांमार से ये है, म्यांमार की सीमा ये है ना, ये मान लीजिए म्यांमार है। तो यही एक पर्वत कौन सा, टोंगुप दर्रा पड़ता है, यहाँ पे टोंगुप दर्रा पड़ता है और ये म्यांमार से सीमा म्यांमार को भारत से जोड़ता है ना। और यह यहाँ पे अगर म्यांमार से सीमा अगर पूछी जाए तो ये 1643 किलोमीटर की सीमा लगती है। और भारत के 4 राज्य आपके अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये 4 राज्य आपके म्यांमार से लगते हैं। आगे देखते हैं, ये टोंगुप दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है। यह दर्रा म्यांमार के रखाइन प्रांत में स्थित है। कौन से प्रांत में, रखाइन प्रांत में। चौथा प्रश्न ये है आपका, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में शीतकाल में बहुत अधिक हिमपात होता है। हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं और कुल्लू घाटी की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या हिमपात होता है, तो हाँ बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं, शीतकाल में कुल्लू घाटी में पश्चिमी विक्षोभ से आर्द्रता पवन आती है। हाँ ये भी सही है, दोनों ही बातें सही है कि पश्चिमी घाट जो है आपकी पश्चिमी विक्षोभ से, कुल्लू घाटी जो है पश्चिमी विक्षोभ से सबसे ज्यादा क्या आती है, आपके शीत ऋतु में यहाँ पे आर्द्रता निर्मित होती है। और सबसे ज्यादा आपकी अगर भारत में अगर वर्षा पूछी जाए तो दक्षिण पश्चिम मानसून से ही 90% वर्षा आपकी दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है आपकी। तो ये भी सही है, दोनों कथन आपके सत्य हैं और दोनों स्पष्टीकरण भी करते हैं। यहाँ पे व्याख्या देख लीजिए, पश्चिमी विक्षोभ जो है आपका भारत का पश्चिमी विक्षोभ, ये भारत है मान लीजिए, ये भारत है, तो ये वाला भाग कौन सा है, ये पश्चिमी विक्षोभ ना, यही भारत मान लीजिए, यह पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा, है ना। पश्चिमी विक्षोभ भारत के उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भागों में शीतकालीन वर्षा हिमपात के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसी कारण शीतकाल में कुल्लू घाटी में पश्चिमी विक्षोभ की आर्द्रता पवन के कारण वर्षा होती है, लेकिन हिम तापमान के अत्यधिक कम 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होने पर वायुमंडलीय आर्द्रता हिमपातों में बदल जाती है और हिमकण भारी होकर धरातल पर हिमपात के रूप में गिरने लगते हैं। अतः शीतकाल में हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी में अत्यधिक हिमपात होता है।
5वां प्रश्न आपका इस प्रकार का है। निम्न 5वां प्रश्न है, निम्न पहाड़ियों द्वारा वैली कोंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है? नीलगिरी का। नीलगिरी आपके केरल और तमिलनाडु में पाई जाती है। और पश्चिमी घाट आपके गुजरात से लगा के, पश्चिमी घाट की अगर बात करें, ये गुजरात के से लगा के ये तमिलनाडु तक जाता है ना पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट आपका यहाँ पूर्वी घाट यहाँ से लगा के यहाँ तक पश्चिम बंगाल तक, है ना। पूर्वी घाट ये कार्डमम की पहाड़ियां नहीं, ये तो यहाँ पे वैलीकोंडा समूह जो संरचनात्मक हिस्सा है पूर्वी घाट का हिस्सा है, ये वाले भाग का, है ना। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। निम्न पहाड़ियों वाले वैलीकोंडा श्रेणी पूर्वी घाट के मध्य भाग में वैलीकोंडा पहाड़ी आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी बेसिन के दक्षिण पठारी क्षेत्र रायलसीमा के पठार में विस्तृत है। बट अगर आपसे पूछा जाए कि वैलीकोंडा की जो पहाड़ियां जो हैं आपके आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, यहाँ पे, है ना, ये आंध्र प्रदेश है ना, यहाँ पे आपका ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा। यह भारत का पूर्वी घाट के असतत श्रृंखला के रूप में उड़ीसा से तमिलनाडु तक विस्तृत है। अगर पूर्वी घाट की अगर बात करें, पूर्वी घाट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, तो आपके ये उड़ीसा से तमिलनाडु तक आपका ये वाला भाग जो है आपका ये कौन सा है, पूर्वी घाट के नाम से जाना जाता है। और आपका गुजरात का ये गुजरात से तमिलनाडु तक ये आपका पश्चिमी घाट के नाम से ये पूर्वी घाट और ये वाला पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं हम लोग। नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी और कार्डमम पहाड़ियां, इलायची पहाड़ी पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं। अगर बात करें नीलगिरी की पहाड़ी आपकी तमिलनाडु में है, और ये नीलगिरी अन्नामलाई हो गया, कार्डमम की पहाड़ी हो गई, ये आपकी सभी सारी ये पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के अंतर्गत आती हैं। पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं। पश्चिमी घाट का विस्तार तापी नदी के मुहाने महाराष्ट्र गुजरात की सीमा से तमिलनाडु के कन्याकुमारी अंतर्द्वीप तक स्थित हैं। छठा प्रश्न देखते हैं। यदि हिमालय पर्वत श्रृंखला अस्तित्व में नहीं होती तो निम्नलिखित में से क्या होता? सर्दियों के महीनों में मानसून की वर्षा होती? सर्दियों के महीनों में मानसून की वर्षा होती? नहीं, ये गलत है। आपका तटीय भारत में भूमध्य सागरीय जलवायु होता, ये भी गलत है। सर्दियों में उत्तर भारतीय मानसून और अधिक ठंडे होते, है ना, ये अधिक ठंडे होते अगर उत्तर में आपका हिमालय पर्वत ना होता तो। भारत की उत्तर पश्चिम में आर्द्र स्थिति होती, उत्तर पश्चिम में आर्द्र स्थिति होती, नहीं, ये भी गलत है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यह है यदि हिमालय पर्वत श्रृंखला अस्तित्व में न होती तो शीत ऋतु में साइबेरिया की शीतल हवाएं उत्तर भारतीय मैदान को अत्यधिक ठंडा बनाती। साथ ही हिमालय पर्वत श्रृंखला के अभाव में गंगा यमुना जैसी सदा नीरा नदियों का भी अभाव होता। मान लीजिए आपके भारत के उत्तर में अगर हिमालय पर्वत ना होता तो वहां पे जो नदियां आपकी निकलती हैं हिमालय से वो ना होती और आपका पानी का अभाव होता, तो आपकी आर्थिक स्थिति भारत की खराब होती। तो इस वजह से हिमालय का होना हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। 7वां प्रश्न है, दर्रा दे रखा है और स्थान दे रखा है आपका। ये जोजिला दर्रा कहाँ है आपका? जोजिला दर्रा अगर आपसे पूछा जाए तो लद्दाख में है। और सिपकीला दर्रा पूछा जाए तो आपके सिपकीला दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में है। और लिपुलेख दर्रा आपका उत्तराखंड में है। नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में है। जोजिला दर्रा, यह दर्रा श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ता है। यह बृहद हिमालय के अंतर्गत जास्कर श्रेणी में स्थित है। सिपकीला की अगर बात करें, हिमाचल प्रदेश एवं तिब्बत को जोड़ने वाला यह दर्रा बृहद और महान हिमालय की जास्कर श्रेणी में है। लिपुलेख दर्रा
यह दर्रा उत्तराखंड के नेपाल की सीमा के निकट तिब्बत से जोड़ता है। यह कैलाश मानसरोवर जाने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए प्रमुख मार्ग भी है। उत्तराखंड की कुमायूं श्रेणी में अवस्थित नाथुला दर्रा आपका सिक्किम के तिब्बत से जोड़ने वाला यह दर्रा चीन भारत के मध्य प्रमुख व्यापारिक मार्ग बनाता है। व्यापारिक मार्ग है आपका नाथुला दर्रा। नाथुला आपका सिक्किम में है, लिपुलेख आपका उत्तराखंड में है, सिपकिला आपका हिमाचल प्रदेश में, जोजिला आपका श्रीनगर में है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे पर्वत श्रृंखला दे रखी है और नक्शे में अवस्थित पूछ रहे हैं सतपुड़ा पर्वत कहाँ पाया जाता है, विंध्याचल कहाँ पाया जाता है, अरावली कहाँ पाई जाती है और महादेव की पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो पहली बात तो हम कहें कि अरावली जो है भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में स्थित है आपकी, और ये बलित पर्वतमाला के अंतर्गत आती है। क्या पूछा जाएगा, क्या आपकी अरावली जो है क्या बलित पर्वतमाला है, तो हाँ है। फिर ये भी पूछा जाता है कि विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है, तो आप बताएंगे अरावली। अगर सबसे नवीनतम अगर पूछ ली जाती है तो आप बताएंगे आपका हिमालय पर्वत हो जाएगा। हिमालय पर्वत आपके नेपाल देश में स्थित है और यह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई अगर पूछी जाए तो 8,848 मीटर है। तो हिमालय तो आपका ये हो जाएगा, सॉरी आपका अरावली तो ये हो जाएगा, है ना। अब विंध्याचल की बात करें तो विंध्याचल जो है आपका आपके गुजरात से मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से और बिहार से, उत्तर प्रदेश से होते हुए गुजरता है। तो ये कई राज्यों से मतलब उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करता है बीच से, है ना। तो विंध्याचल आपका बीच में हो जाएगा, ये वाली लाइन विंध्याचल की हो जाएगी। अरावली हो गया, विंध्याचल हो गया। सतपुड़ा की अगर बात करें, सतपुड़ा पर्वत जो है आपकी विंध्याचल पर्वतमाला से नीचे स्थित है, तो ये सतपुड़ा हो जाएगा आपका। और महादेव की पहाड़ियां यहाँ स्थित है मध्य प्रदेश में, है ना। ये सतपुड़ा श्रेणी भारत के मध्य भाग में स्थित यह श्रेणी का विस्तार गुजरात से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की सीमा से लेकर छत्तीसगढ़ तक है। सतपुड़ा श्रेणी पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः राजपीपला की पहाड़ी और महादेव की पहाड़ी जैसे मैकाल श्रेणी के रूप में विस्तृत है। यह पर्वत श्रेणी नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। कौन सी? सतपुड़ा श्रेणी। विंध्याचल की अगर बात करें तो इसका विस्तार गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश सर्वाधिक विस्तार है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार तक जाती है आपकी विंध्याचल श्रेणी। यह पर्वत श्रेणी उत्तरी भारत और प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य जल विभाजक भी है। मतलब आपकी विंध्याचल जो श्रेणी है आपके उत्तर भारत को और दक्षिण भारत को अलग करती है ना, और जल विभाजक का भी अलग कार्य करती है। अरावली की अगर बात करें तो यह विस्तार उत्तर पूर्व में दिल्ली रिज से लेकर दक्षिण पश्चिम में गुजरात के पालनपुर तक है। इसका सर्वाधिक विस्तार राजस्थान में है। यह प्राचीनतम मोड़दार अवशिष्ट पर्वत है। कौन सा पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत के अंतर्गत आती है। रेसिडुअल माउंटेन के अंतर्गत आती है आपकी अवशिष्ट पर्वत, नहीं तो ये सॉरी दोस्तों, ये अवशिष्ट पर्वत के अंतर्गत आती है, बलित पर्वत के अंतर्गत नहीं आएगी आपकी, क्योंकि बलित पर्वत में आपका आपका हिमालय आता है। वो गलती हो गई। आपका नवा प्रश्न देख लीजिए। भारतीय प्रायद्वीपीय पठार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मतलब भारतीय प्रायद्वीपीय पठार जो है आपका प्रायद्वीपीय पठार, ये मान लीजिए भारत का प्रायद्वीपीय है और यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे दक्कन के पठार क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हैं। आपके दक्कन का पठार जो है उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, उत्तर से
दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, क्या है ना। तो बिल्कुल बात सही है, पहली बात सही है, बिल्कुल उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हैं। मालवा के पठार विंध्याचल, विंध्याचल आपके मध्य भारत में है ना। विंध्याचल के कागारो कागारो से बीच में है, जो पठार के पूर्वी पार्श्व भाग बनाते हैं। ये वाली बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। पश्चिमी पश्चिमी सतपुड़ा नर्मदा ताप्ती नदियों को पृथक करते हैं, ये बिल्कुल बात सही है। ये छोटा नागपुर पठार अधम अधमहा कल्पी ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से प्राकृत स्थल है। हाँ, ये आपका 1, 3, 4 सही हो जाएंगे इसमें प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। भारत का प्रायद्वीपीय पठार एक अनियमित त्रिभुजाकार आकृति वाला भूखंड है, जिसका विस्तार उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वतमाला और पूर्व में राजमहल की पहाड़ियां, पश्चिम में गिर पहाड़ियां आपकी गुजरात में पड़ती हैं। दक्षिण में आपके इलायची कार्डमम की पहाड़ियां आपकी केरल में है पहाड़ियां, और उत्तर पूर्व में शिलोंग कार्बी एंगलोंग पठार तक हैं। प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार कहते हैं, क्योंकि यह अनेक पठारों से मिलकर बना होता है। पूछा जाएगा कि पठारों का पठार किसे कहा जाता है, तो प्रायद्वीपीय पठार को कहा जाता है ना, क्योंकि केंद्रीय उच्च भूमि से मिलकर बना है और उत्तर पूर्वीय पठार से मिलकर बना है और पूर्वी पठार से मिलकर बना है और दक्कन का पठार से मिलकर बना हुआ है आपका प्रायद्वीपीय पठार। इसी वजह से आपको पठारों का पठार इसे कहा जाता है। दक्कन की अगर बात करें, दक्कन का पठार, दक्कन के पठार का विस्तार ताप्ती नदी के दक्षिण में त्रिभुजाकार रूप में है। इसके अंतर्गत दक्कन ट्रिप कर्नाटक का पठार और आंध्र के पठार को सम्मिलित किया जाता है। इस तरह दक्कन का पठार त्रिकोणीय रूप में क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ है। मध्य प्रदेश में बेसाल्ट चट्टान से निर्मित संरचना को मालवा का पठार कहते हैं। मालवा के पठार की पूर्वी सीमा बुंदेलखंड और बघेलखंड के पठारों द्वारा बनाई जाती है। सतपुड़ा श्रेणी नर्मदा ताप्ती नदियों को पृथक करती है। पूछा जाएगा आपसे कि सतपुड़ा श्रेणी जो है नर्मदा ताप्ती नदियों को अलग करती है, पृथक माने अलग करती है। सतपुड़ा श्रेणी मालवा के पठार केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत भी आती है। छोटा नागपुर का पठार पूर्वी पठार के भाग के रूप में है। छोटा नागपुर का पठार आर्कियन युग आपका अध महाकल्पी की ग्रेनाइट एवं ग्नीस चट्टानों से निर्मित, इसलिए यह पठार धात्विक खनिज के लिए प्रसिद्ध है। 10वां प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा लहासा को लद्दाख से जोड़ता है, तो आप बताएंगे लहासा को लद्दाख से कौन सा दर्रा जोड़ता है। ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। लानकला दर्रा जो है लहासा से लद्दाख को जोड़ता है। बुर्जिंग ये भी आपके लद्दाख में है, लेकिन इसको लहासा से लद्दाख में नहीं जोड़ता है। खैबर और बाबसूर ये भी नहीं। लहासा तिब्बत को लद्दाख से जोड़ने वाला दर्रा लनकला दर्रा है, जो कि लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में ट्रांस हिमालय, कौन से हिमालय, ट्रांस हिमालय में स्थित है। यह चीन अधिकृत क्षेत्र अक्साई चीन का हिस्सा है। अपने सामरिक महत्व की दृष्टि से चीन ने इसी दर्रे से होकर सिजियांग एवं तिब्बत को जोड़ने हेतु सड़क मार्ग का निर्माण किया है। बुर्जिंग दर्रा जो है, यह दर्रा प्राचीन काल में ही श्रीनगर को गिलगित से जोड़ने का मार्ग रहा है। बाबूसर दर्रा, यह दर्रा पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा को गिलगिट
बाल्टिस्तान से जोड़ता है। अब खैबर दर्रा पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित है। दर्रा लंडी कोटाल को पेशावर की घाटी से जोड़ता है। आपका खैबर दर्रा पाकिस्तान अफगानिस्तान से जोड़ता है और बाबूसर दर्रा पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा को गिलगित बाल्टिस्तान से जोड़ता है ना। मोरजिंगला आपका श्रीनगर में है, गिलगित को जोड़ता है, श्रीनगर को गिलगित से। 11वां प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है वो बताना है आपको। शिलांग जो है शिलांग पठार भारत के प्रायद्वीपीय पठार को प्रातः शाही है, बिल्कुल बात सही है। शिलांग का पठार। अरावली पर्वत भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, बिल्कुल बात सही है। विंध्यन जो है आपके बलन पर्वत का उदाहरण है। क्या विंध्याचल बलन पर्वत का उदाहरण है? नहीं, ये गलत है। राजमहल उच्च भूमि लावा निक्षेपों में विघटित है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो 11 का सी गलत है यहाँ पे। मेघालय की अगर बात करें, मेघालय शिलोंग एक कार्बी एंगलोंग का पठार उत्पादित एवं संरचना की दृष्टि से प्रायद्वीपीय पठार छोटा नागपुर का पठार का ही पूर्वी विस्तार या पुरातः शाही आउटलायर है, जो राजमहल गारो गैप अथवा मालदा गैप के द्वारा अलग हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार में मौजूद अरावली पर्वत श्रेणी विश्व के सबसे प्राचीनतम बलित अपशिष्ट पर्वत रेसिडुअल माउंटेन में से एक है। अरावली पर्वत श्रेणी की उत्पत्ति मुख्यतः प्री कैम्ब्रियन काल के आर्कियन कल्प के अंतर्गत हुई है। विंध्यन पर्वत का एक ब्लॉक पर्वत है। दरअसल जब दो भ्रंशों के बीच का भाग यथावत रहे और किनारे के भागों को अवतलन हो जाए तो ऊपर उठे स्थल खंड को भ्रंशोत्थ या ब्लॉक पर्वत कहते हैं। आपका राजमहल की पहाड़ियां छोटा नागपुर पठार की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती हैं। इस क्षेत्र का निर्माण मुख्यतः बेसाल्टिक लावा से हुआ है। आपका 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित तंत्रों में से किस एक में भारत का प्राचीनतम शैल समूह है? आपको बताना है। अरावली तंत्र में, आर्कियन तंत्र में, कुड़प्पा तंत्र में, विंध्यन तंत्र में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आर्कियन। प्राचीनतम शैली पूछी जा रही है ना, तो आर्कियन तंत्र जो है सबसे प्राचीनतम तंत्र के अंतर्गत आता है। आर्कियन शैली समूह भारत का प्राचीनतम शैल समूह है। शैल माने पर्वत होता है ना। हाँ, गर्म गलित पदार्थों के शीतलीकरण लावा मैग्मा के रूपांतरण के द्वारा आर्कियन संरचना का विकास आधारभूत चट्टान के रूप में हुआ, जो ग्रेनाइट और नीस चट्टान से निर्मित प्राचीनतम संरचना है। 11वां प्रश्न आपके सामने है, हिमालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हिमालय के बारे में पूछा जा रहा है और सही नहीं पूछा जा रहा है। ये नए बलन पर्वत यंग फोल्ड माउंटेन है, बिल्कुल पहली बात बिल्कुल सही है। आपका हिमालय जो है सबसे नवीनतम बलित पर्वतमालाओं के अंतर्गत आता है। इसमें भू अभिन्नतिक चट्टानें भी पाई जाती हैं, बिल्कुल बात सही है। ये हिमालय के अग्रभ्रंश हिमालयन चौदहवां प्रश्न है हमारा, बूमला दर्रा कहाँ अवस्थित है? आपको बताना है। सिक्किम में है, अरुणाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी
ये बुमला दर्रा जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बुमला दर्रा अरुणाचल प्रदेश के तवांग के पास अवस्थित है। यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश को लहासा तिब्बत से जोड़ता है। आपका निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहाड़ियां और कहाँ स्थित हैं आपको दिया गया है। गारो पहाड़ियां कहाँ है आपकी, ये मेघालय में है। और मिकिर पहाड़ियां असम में है, ये गलत है। और मतलब मिकिर पहाड़ियां जो है आपके असम में है, बिल्कुल सही हो जाएगा। कैमूर पहाड़ियां आपकी सिक्किम में है, ये गलत हो जाएगा। एक दो यहाँ पे बिल्कुल सही है। जैसे गारो पहाड़ियां मेघालय, मेघालय पठार के अंतर्गत गारो, खासी व जयंतिया पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार का ही अंग है। मिकिर पहाड़ियां आपके असम कार्बी एंगलांग पठार के अंतर्गत आती हैं। कैमूर पहाड़ियां आपकी विंध्यन श्रेणी के बिहार में कैमूर हिल कहते हैं। जो आपकी विंध्यन विंध्यन श्रेणी जो है आपकी, वो बिहार में कैमूर के नाम से जानी जाती है ना। तो कैमूर पहाड़ियां आपके बिहार में है। अगला प्रश्न 16वां प्रश्न है। हिमालय की मुख्य चोटियां नीचे दी गई हैं। इन्हें उच्च से निम्न के ऊंचाई के क्रम में अवस्थित करना है। आपको बताना है। पहले कंचनजंगा आएगी, सबसे ऊंची चोटी आपकी कंचनजंगा है इसमें। उसके बाद में धौलागिरी है। उसके बाद में दूसरा आएगा नंगा पर्वत। और सबसे बाद में आपकी नंदा देवी है ना। यहाँ व्याख्या देख लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। उपयुक्त हिमालयी चोटियों में उच्च से निम्न ऊंचाई का क्रम निम्नलिखित है। कंचनजंगा की ऊंचाई आपकी सिक्किम में है। जो आपकी कंचनजंगा ये आपकी 8,598 मीटर है। धौलागिरी आपकी 8,172 मीटर। नंगा पर्वत आपका 8,126 मीटर। और नंदा देवी आपकी 7,817 मीटर ऊंचाई है इनकी। 17वां प्रश्न आपके सामने है। बैरनदीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में अवस्थित है। बिल्कुल सही है, पहला बिल्कुल सही है। बैरनदीप जो है आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। एक जो कि सक्रिय ज्वालामुखी, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरनदीप। बैरनदीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है, ये गलत है आपका। 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है, ये गलत है ना। बैरनदीप एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय क्षेत्र में स्थित बैरनदीप ग्रेट निकोबार के उत्तर में स्थित है। कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार के यहाँ पूर्व ना होके उत्तर होना चाहिए था, है ना। अगला 18वां प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आपको और सही कथन के बारे में बताना है। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है? नहीं, 5 राज्यों में नहीं फैला है, ज्यादा राज्यों में फैला हुआ है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। पश्चिमी घाट आपका कौन कौन से राज्य? पश्चिमी घाट के अंतर्गत आपका गुजरात आता है, आपका महाराष्ट्र आ जाएगा, कर्नाटक आ जाएगा, गोवा आ जाएगा, और केरल आ जाएगा, और आपका तमिलनाडु आ जाएगा। पश्चिमी घाट मतलब 5 राज्य नहीं, यहाँ पे 6 राज्य होंगे, तब जाके ये सही होगा। यहाँ पे जब 5 राज्य दे रखे हैं, है ना। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे पुलिकट झील आपके 2 राज्यों में फैली है। भारत में हिमालय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश अतिरिक्त उत्तर पूर्व राज्यों के अन्य राज्यों में पश्चिम बंगाल में फैला है। पश्चिमी घाट आपका गुजरात, महाराष्ट्र हो गया, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु आदि राज्यों में फैला हुआ है, मतलब 6 राज्यों में पश्चिमी घाट। पुलिकट झील भारत के पूर्वी तट पर अवस्थित 2 राज्य आपके आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में फैली हुई है। ये तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही था आपका। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार से संबंधित है आपका? तो आपको बताना है सुमात्रा, है ना। वह बोर्नियो नहीं, जावा नहीं, श्रीलंका नहीं। सुमात्रा जो है आपका 1,198 किलोमीटर ग्रेट निकोबार के
सबसे निकट स्थित है। यहाँ पे पहाड़ियां दे रखी हैं और क्षेत्र दे रखा है, किस क्षेत्र में ये पहाड़ियां पाई जाती हैं। तो यहाँ पे तीसरा और चौथा सही है। यहाँ महादेव की पहाड़ियां आपके मध्य भारत में है और मिकिर पहाड़ियां आपकी पूर्वोत्तर भारत में है ना। और ये कार्डमम पहाड़ियां कोरोमंडल तट में, ये गलत है। और कैमूर की पहाड़ियां आपकी कोंकण तट में है, ये भी गलत है। कैमूर कार्डमम की पहाड़ियां आपकी, ये पहाड़ियां तमिलनाडु और केरल की सीमा पर मालाबार तट के समांतर हैं। कार्डमम की पहाड़ियां तमिलनाडु और केरल में है। और कैमूर की पहाड़ियां आपकी ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार में विस्तृत हैं। इसके दक्षिण में सोन तथा उत्तर में टोंस नदी बहती है। कैमूर की पहाड़ियां आपके मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, है ना, इन राज्यों में फैली हुई हैं आपकी। महादेव की पहाड़ियों की अगर बात करें तो ये पहाड़ियां मध्य प्रदेश में विस्तृत सतपुड़ा पर्वत के विस्तारित भाग हैं जो मध्य भारत में स्थित हैं। मिकिर पहाड़ियों की अगर बात करें तो मिकिर पहाड़ियां असम राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क के दक्षिण में स्थित कई पहाड़ियों का समूह है। जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। आप यहाँ पे कैसे देखेंगे, गहरे खड्डे भी देखेंगे, यू और घुमाव वाले नदियां भी देखेंगे, समांतर पर्वत भी देखेंगे और भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता भी देखेंगे। उपयुक्त में से हिमालय के तरोड़ बलित हिमालय कैसा पर्वत है, बलित पर्वत, नवीन मोड़दार के साक्ष्य कहे जा सकते हैं। इसमें चार ही ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएंगे आपके। हिमालय में गहरे गड्ढे, खाई, गौर्ज पाए जाते हैं। सिंधु, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां हिमालयी क्षेत्र में बड़े बड़े महाखंड का निर्माण करती हैं। हिमालय के पूर्वी छोर पर अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा से ब्रह्मपुत्र नदी दक्षिण पश्चिम की ओर यू टर्न करते हुए भारत में प्रवेश करती है। कौन सी नदी, आपके ब्रह्मपुत्र नदी। हिमालय में तीन स्पष्ट और समांतर पर्वत श्रेणियां महान हिमालय, आपका मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय में देखी जा सकती हैं। हिमालय की दक्षिणी ढाल तीव्रता प्रवणता से युक्त है जो भूस्खलन के लिए आदर्श दशाएं उपलब्ध कराती हैं। 22वां प्रश्न आपका है हिमालय पर्वत श्रृंखला में प्रायः मालवा और अवधान एवं भूस्खलन की घाटियां घटित होती रहती हैं। पहला बिल्कुल सही है। आर इसका कार्ड देखते हैं। हिमालय की तुलना में तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल की सीमा बनाता हुआ नीलगिरी और पश्चिमी घाट के किनारे और पश्चिमी तट अपेक्षाकृत विवर्तन की दृष्टिकोण से अधिक अस्थायी और बहुत नरम शैलों में निर्मित है। ये कारण इसका गलत है। आपके ये तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में हिमालय थोड़ी ही नहीं है, यहाँ पे दूसरी पहाड़ियां हैं आपकी। इसका पहला ए सही है, आर गलत है इसका। मालवा और अवधान भूस्खलन हिमालय में प्राय घटित होते हैं क्योंकि हिमालय विवर्तनिक दृष्टिकोण से सक्रिय है। हिमालय की तुलना में पश्चिमी घाट अपेक्षाकृत विवर्तन की दृष्टि से अधिक स्थायी है, बहुत अधिक कठोर शैलों से निर्मित है। परंतु अब भी इन पहाड़ियों में मालवा, अवध और भूस्खलन होते रहते हैं। यद्यपि इसकी बारंबारता उतनी नहीं है जितनी कि हिमालय में। 23वां प्रश्न आपके सामने है। भूवैज्ञानिक संरचना और सेल समूह की भिन्नता के आधार पर भारत को किन किन भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जा सकता है जो भौगोलिक लक्षणों पर आधारित है। आपका यहाँ पे दे रखा है ए ऑप्शन है आपका प्रायद्वीपीय खंड, हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं। और तीसरा है आपका सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये 1, 2, 3 सही हो जाएंगे। भारतीय द्वीप समूह इसमें शामिल नहीं है, तो आप ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। भूवैज्ञानिक संरचना और सेल समूह की भिन्नता के आधार पर भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है। 24वां प्रश्न आपके सामने है।
निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र प्रायद्वीपीय खंड के भाग हैं, आपको बताना है इसमें। कार्बी एक लौंग का पठार, बिल्कुल सही है। अरावली पर्वत श्रृंखला, थार का मरुस्थल, ये भी सही है। अरावली पर्वतमाला जो है आपकी प्रायद्वीपीय खंड के अंतर्गत आती है। और मेघालय का पठार, आपका मेघालय का पठार भी प्रायद्वीपीय के अंतर्गत आता है। छोटा नागपुर का पठार भी आएगा। और यहाँ पे मीजो श्रेणियाँ ये नहीं आती आपकी, है ना, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। 1 2 3 4 बिल्कुल सही हो जाएंगे यहाँ पे। प्रायद्वीपीय खंड के अंतर्गत उत्तर पूर्व में स्थित कार्बी एंगलांग का पठार, मेघालय का पठार, अरावली पर्वत श्रेणियां और एवं थार का मरुस्थल, छोटा नागपुर के पठार आते हैं। मीजो श्रेणी हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती है। 25वां प्रश्न आपके सामने है। भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है आपका। यहाँ पे प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा कटी फटी है। प्रायद्वीपीय जो खंड जो है आपके, इसकी उत्तरी सीमा कैसी है, उत्तरी सीमा आपकी कटी फटी है, बिल्कुल सही है, ये कटी फटी है आपकी, है ना। पश्चिमी घाट पश्चिम बंगाल में मालदा भ्रंश, उत्तर पूर्व भाग में स्थित मेघालय व कार्बी एंगलांग पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करता है, ये भी बिल्कुल बात सही है। प्रायद्वीपीय पठार कम ऊंची पहाड़ियां और चौड़ी पहाड़ियों से निर्मित है, ये भी बात सही है, क्योंकि प्रायद्वीपीय जो पहाड़ियां हैं आपकी वो उत्तर भारत की अपेक्षा इस यहाँ पे कम ऊंची पहाड़ियां हैं। प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा कटी फटी है, जो कच्छ गुजरात से प्रारंभ होकर अरावली श्रेणियों के पश्चिम से गुजरती हुई दिल्ली तक और फिर यमुना गंगा नदी के समांतर राजमहल की पहाड़ियां व डेल्टा तक जाती हैं। पश्चिम बंगाल में मालदा भ्रंश, उत्तर पूर्व भाग में स्थित मेघालय और कार्बी एंगलांग पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करता है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय और रूपांतरित सेल, ग्रेनाइट और नीस वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी पहाड़ियों से बना है। हिमालय पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में विचार करना है, हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में विचार करना है ना। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला की भूवैज्ञानिक संरचना तरुण और दुर्बल और लचीली है, बिल्कुल बात सही है। तरुणावस्था में ना हिमालय, हाँ। हिमालय पर्वत श्रृंखला वर्तमान समय में भी बहिर्जनित तथा अंतर्जनित बलों की अंतःक्रियाओं से प्रभावित है, ये भी बात बिल्कुल सही है। 1 और 2 दोनों सही है आपका, है ना। कठोर और स्थित प्रायद्वीपीय खंड के विपरीत हिमालय पर्वतमाला की भूवैज्ञानिक संरचना तरुण, दुर्बल और लचीली है। हिमालय पर्वत श्रृंखला वर्तमान समय में भी बहिर्जनित तथा अंतर्जनित बलों के अंतः क्रियाओं से प्रभावित है। इसके परिणाम स्वरूप ही इनमें बलन, भ्रंश और छेप बनते हैं। 27वां प्रश्न आपके सामने है। हिमालय पर्वत अभी भी युवावस्था में है, इसका प्रमाण है आपके गॉर्ज, बिल्कुल सही है। वी आकार की घाटी बिल्कुल सही, छिप्रिकाएं बिल्कुल सही है, जलप्रपात भी बिल्कुल सही है। उपयुक्त सभी यहाँ पे सही हो जाएंगे। हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति विवर्तन की हलचलों से जुड़ी है। तेज बहवा वाली नदियों से अपरदित ये पर्वत अभी भी युवा अवस्था में है। गॉर्ज, वी आकार की घाटी, छिप्रिकाएं, जल प्रपात आदि इसके लिए प्रमाण है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन आपको बताना है। हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार पश्चिम से पूर्व दिशा में सतलज नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र तक है। सतलज से ब्रह्मपुत्र तक है, ये ऑप्शन गलत है आपका, है ना। हिमालय पर्वत श्रृंखला में चौड़ाई जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घटती है, बिल्कुल बात सही है। मतलब आपकी पश्चिम में चौड़ाई ज्यादा है, पूर्व में आने पर आपकी चौड़ाई कम हो जाती है ना।
तीसरा, हिमालय पर्वत श्रृंखला पश्चिमी भाग में चौड़ाई में पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक विविधता पाई जाती है। नहीं, ये वाला ऑप्शन गलत है, अधिक विविधता नहीं पाई जाती। 1 और 3 यहाँ पे सही हो जाएंगे, गलत ही आपसे पूछा गया था। हिमालय पर्वत श्रृंखला पश्चिम से पूर्व में सिंध से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली है और पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई घटती जाती है, ऊंचाई बढ़ती जाती है और पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। मतलब यहाँ पे उल्टे स्टेटमेंट दे रखे थे, कह रहे थे कि आपके पश्चिमी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है और पूर्वी भाग में कम विविधता पाई जाती है। तो ये स्टेटमेंट उल्टा हो गया, जबकि ये होना चाहिए आपका पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है आपकी। 29वां प्रश्न है, महान हिमालय आंतरिक हिमालय के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे सही कथन ज्ञात करना है। हिमालय पर्वत श्रृंखला में यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है। बिल्कुल बात सही है, ये सतत बिल्कुल श्रृंखला है आपकी। हिमालय के इस भाग को करोड़ ग्रेनाइट से बना है। बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही है आपका। इस श्रृंखला में गर्मी के कुछ महीनों में बर्फ की परत पूरी तरह पिघल जाती है। पूरी तरह नहीं पिघलती, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो 1 2 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएंगे आपके, है ना। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इससे बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। इस कारण से हिमाद्री भी कहते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला के निम्नलिखित में से कौन से शिखर महान हिमालय ग्रेट हिमालय में स्थित हैं आपके? पहला, माउंट एवरेस्ट, बिल्कुल सही है। और माउंट केटू, क्या ग्रेट हिमालय में माउंट केटू आता है? नहीं। धौलागिरी आती है, हाँ। नंदा देवी आती है, हाँ आपके। और नामचा बरवा भी आता है आपका, है ना। तो केटू ट्रांस हिमालय में स्थित है, न कि आपके ग्रेट हिमालय में। ट्रांस हिमालय में आपका माउंट केटू आता है, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। 31वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मध्य हिमालय और लघु हिमालय, मध्य हिमालय कहिए या आप लघु हिमालय कहिए, हिमालय पर्वत श्रृंखला की है? यहाँ यह हिमालय पर्वत श्रृंखला सबसे अधिक असतत है। बिल्कुल सही है, पहला सही है यहाँ पे। इन पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। ये भी बात बिल्कुल सही है। दून इस पर्वतीय क्षेत्र की प्रमुख विशेषता है। ये भी बात गलत, ये वाली दून इस पर्वतीय क्षेत्र की विशेषता, ये गलत हो जाएगा आपका, है ना। दून पर्वतीय क्षेत्र में दून शिवालिक पर्वतीय हिमालय श्रृंखला में पाए जाते हैं, न कि मध्य हिमालय या लघु हिमालय पर्वत श्रृंखला में। शिवालिक में पाए जाते हैं आपके, है ना। यहाँ पे लघु हिमालय, हिमाचल हिमालय के अंतर्गत कौन कौन से पर्वत श्रृंखला सम्मिलित होते हैं आपके? तो धौलाधर और पीर पंजाल और महान हिमालय और जास्कर। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा और कुल्लू घाटी स्थित है, तो आप बताएंगे यहाँ पे मध्य हिमालय और लघु हिमालय में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार।